नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th हिंदी सेट 1 पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी आधार, अधिकतम अंक 80, समय 3 घंटे। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में कुल 14 प्रश्न हैं और पेपर 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड अ आप देख सकते हैं, जिसमें बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 40 अंक के। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित संबंधित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से अच्छे से ध्यानपूर्वक यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह एक विलक्षणता है कि एक राग जितनी बार प्रस्तुत होता है उतनी बार नयापन उभरता है। इसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। इसकी समकालीन गुणवत्ता वर्षों के फासले में नहीं बदलती। यह समय के छोटे छोटे हिस्से में भी घटित होती है। इसके बावजूद इसमें ऐसा भी तत्व है जो कभी नहीं बदलता। वह समय की गति को लांघ जाता है। शाश्वतता और समकालीनता की यही संधि भारतीय कला विधाओं की निजी पहचान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार तत्व लोकगीतों में निहित है। लोकगीतों की धुनों को शास्त्रीय संस्कार देकर अनेक राग बनाए गए हैं। भटियारी, पूर्वी, जौनपुरी, सोरठा और मुल्तानी जैसे अनेक राग बंगाल, बिहार, पंजाब और सौराष्ट्र के अंचलों में गाए जाने वाले लोकगीतों की धुनों से निर्मित हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति में व्याप्त स्वरों से भी रागों की निर्मितियाँ हुई हैं। कई समर्थ गायकों ने आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर विशिष्ट गायकी द्वारा ख्याति अर्जित की है। लोकगीतों का सीधा संबंध प्रकृति से है। लोकगीतों का सीधा संबंध किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति में अपना छंद है, लय है। स्वरों की संस्कार प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक प्रकृति के छंदों की अनुभूति से मिली समाहारकारी दृष्टि से राग की प्रकृति और उसे जन्म देने वाली प्रकृति के बीच का अंतर संबंध तय नहीं कर लिया जाता। संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल एक दूसरे से मिलते हैं उसे सम कहते हैं। लय है प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और ताल है एकत्व, शाश्वतता। इन दोनों के मिलन से संस्कृति बनती है। संस्कृति न तो प्रकृति की यथा स्थिति की स्वीकृति है, न विद्रोह। यह विभिन्नता में संस्कार द्वारा याचित एकत्व का नाम है। प्राकृतिक शक्तियों का मनमाना संयोजन संस्कृति है। संस्कृति क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का मनमाना संयोजन संस्कृति है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। मैं इस पेपर को हल कर चुका हूँ। पहला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत की विलक्षणता क्या है? विशिष्ट गायकी, हर प्रस्तुति में नवीनता, धुनों को शास्त्रीय संस्कार देना, सुरीला गान। तो इसका सही उत्तर है बी, हर प्रस्तुति में
नवीनता। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विशिष्टताओं की वृद्धि अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ए, गुणोत्कर्ष। गुणोत्कर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के पर्याय हैं। कथन 2, शास्त्रीय संगीत में गीत और आघात का अधिक महत्व है। कथन 3, भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत है। चौथा कथन, शास्त्रीय संगीत में राग की शुद्धता का महत्व गौण है। अब गद्यांश के अनुसार उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो ऑप्शन देखिए, इसमें सही उत्तर है सी ऑप्शन, केवल कथन 3 सही है गद्यांश के आधार पर। 3 यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार लोकगीत है। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार होती है? तो इसका गद्यांश के अनुसार रागों की रचना किस प्रकार होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, लोकगीतों और प्रकृति में व्याप्त स्वरों के समन्वय द्वारा। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार सम क्या है? तो डी ऑप्शन सही है, संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल परस्पर मिलते हों। संगीत में जिस बिंदु पर लय और ताल परस्पर मिलते हों। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार समर्थ गायकों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर। आंचलिक गीतों को शास्त्रीय पद्धति में ढालकर। अगला प्रश्न, संस्कृति बनती है। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और शाश्वतता के मिलने से। संस्कृति बनती है प्रकृति की विभिन्नता, सामयिकता और शाश्वतता के मिलने से। ए ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न, प्रकृति की विभिन्नता और समकालीनता का नाम है। सही ऑप्शन है ए, लय। यह गद्यांश दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार हैं। लोकगीत और प्रकृति शास्त्रीय संगीत के आधार हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कलाविदाओं की निजी पहचान है। तो सही ऑप्शन है बी, चिरस्थिरता एवं समसामयिकता का समन्वय। चिरस्थिरता एवं समसामयिकता का समन्वय। बी ऑप्शन सही है। अगला दूसरा प्रश्न, जिसमें कि एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहें सदा हम मौज। देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। जहाँ प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश। जहाँ इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश। वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम।
धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार देश नाम है, तो इसका सही उत्तर है सी, परस्पर सौहार्द, अटल संकल्प, सहृदयता एवं उत्तरोत्तर उन्नति का नाम देश है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्तंभ 1 और 2 में दिए गए प्रतीकार्थों से सुमेलित कीजिए और सही सुमेलित वाला ऑप्शन कौन सा है यह देखना है। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी संसद, सर्वोच्च विधायी निकाय, सड़क आवागमन की सुविधा के लिए बना समतल मार्ग, आयोगों, विशेष कार्य के निमित्त सरकार द्वारा गठित संगठन। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, देश का मस्तक ऊंचा रखने में किस किस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही उत्तर है डी, विविध धर्म, जाति एवं भाषा के एकत्व का। अगला प्रश्न, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ए, निज दुर्बलताओं को पहचान कर सबलताओं में बदलना। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, देश केवल सपना मात्र न रहकर दमकता सत्य कैसे बनेगा? इस प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1, लोगों के विचारों में रहकर। कथन 2, विद्यार्थियों की पुस्तकों में रहकर। कथन 3, युवाओं के कथनों में रहकर। कथन 4, नागरिकों के सदाचरण एवं सद्गुणों में रहकर। तो इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल कथन 4 सही है, यानी नागरिकों के सदाचरण एवं सद्गुणों में रहकर। केवल कथन 4 सही है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन केवल कथन 4। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न, 5 अंक के। पहला प्रश्न, छापे खाने का आविष्कार किस युग में हुआ? तो सही ऑप्शन है बी, आधुनिक युग में। किस युग में हुआ? आधुनिक युग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है? तो सही ऑप्शन है ए, रेडियो। ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, तो सही ऑप्शन है रेडियो। रेडियो को ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल माध्यम कहा जाता है। अगला प्रश्न, आलोक एक पत्रकार है, वे किसी खास अखबार से संबंध नहीं रखते अपितु भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं, उनको किस तरह का पत्रकार कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, फ्रीलांसर, यानी स्वतंत्र पत्रकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में फीचर का एक प्रकार नहीं है, खोजपरक, साक्षात्कार, रूपात्मक। तो सही ऑप्शन है डी, काव्यात्मक फीचर। सही ऑप्शन है डी, काव्यात्मक फीचर का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर किया गया लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन। बी ऑप्शन सही है, विशेष लेखन। अगला प्रश्न, इसमें पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 4 में पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। और जो पद्यांश है वह कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया है। काव्यांश देखिए,
हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। कैमरे में बंदा पाँच कविता से लिया गया काव्यांश, इस पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्यांश में आप और वह प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर है सी, आप और वह, यानी दर्शक और विकलांग व्यक्ति के लिए। सी ऑप्शन सही है, दर्शक और विकलांग व्यक्ति के लिए। दूसरा प्रश्न, कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। तो मीडिया विकलांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है, समाज विकलांग व्यक्तियों के प्रति जागरूक है, शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति के साक्षात्कार द्वारा मीडिया का उद्देश्य समाज सेवा है, मीडिया स्वार्थी एवं संवेदनहीन है, उसका सामाजिक सरोकार मात्र दिखावा है। तो इसका सही उत्तर है डी, डी ऑप्शन सही है। मीडिया स्वार्थी एवं संवेदनहीन है, उसका सामाजिक सरोकार मात्र क्या है, दिखावा है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, काव्यांश में कोष्टक में लिखे शब्द संकेत करते हैं, यानी जो शब्द कविता में कोष्टक में लिखे हैं वह क्या संकेत करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, पर्दे के पीछे की वास्तविकता का, पर्दे के पीछे की वास्तविकता का संकेत करते हैं। अगला प्रश्न, उपर्युक्त काव्यांश की पंक्ति अब मुस्कुराएंगे हम दिखाती है मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता को, मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, पांचवा, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम में मीडिया का उद्देश्य पूर्ण न हो सका। कारण, विकलांग व्यक्ति द्वारा उनके निर्देशानुसार व्यवहार न करने से लोगों की सहानुभूति बटोरने का अवसर उनके हाथ से निकल गया। तो विकल्प देखिए कौन सा विकल्प सही है, डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के एमसीक्यू टाइप। गद्यांश जो है शीरीष के फूल पाठ से लिया गया है, निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गद्यांश देखिए, शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। गद्यांश में प्रयुक्त वसंत शब्द का समानार्थी शब्द हो सकता है मधुमास। वसंत शब्द का समानार्थी क्या हो सकता है, मधुमास। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, शीरीष के फल फूल की तरह कोमल नहीं होते। शीरीष के फल फूल की तरह कोमल नहीं होते। अगला प्रश्न, वसंत के सौंदर्य में इनमें से कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है। तो इसका सही उत्तर है डी, शीरीष के फल। वसंत के सौंदर्य में इनमें से
कौन सा सौंदर्यहीन बना रहता है? तो शीर्ष के फल। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, शीर्ष को लेकर लेखक का परवर्ती कवियों की धारणा को निराधार मानने का आधार है। तो इसका सही उत्तर है ए, फलों की मजबूती। यानी शीर्ष का सब कुछ कोमल नहीं होता है, इसके फूल बहुत कोमल होते हैं लेकिन फल बहुत मजबूत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, फलों की मजबूती। अगला प्रश्न, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना पंक्ति का भाव है। तो सही ऑप्शन है ए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ए ऑप्शन सही है। अगला, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 पर आधारित 10 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 10 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप 10 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता है। कारण, आनंदा के पिता अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे तथा आनंदा की पढ़ाई करवाने के पक्ष में नहीं थे। तो इसका उत्तर है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका सही कथन है, सही ऑप्शन है बी, कथन सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता थी। तो बी कथन, बी ऑप्शन सही है, कथन सेकंड। अगला प्रश्न, किसके निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ से उद्धृत पंक्ति देखना अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है का आशय है। तो इसका सही उत्तर है ए, सौंदर्य की वास्तविक अनुभूति तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही होती है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के नायक आनंदा का स्कूल में बसंत पाटिल की तरह ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का कारण इनमें से नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, उससे ईर्ष्या करना। ये नहीं है, बाकी सब उसे प्रतिस्पर्धा करना, थोड़ी समय में परीक्षा की तैयारी करना, पिता द्वारा दी गई चुनौतियों को पूरा करना, सभी है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वह नहीं है। तो आनंदा का स्कूल में बसंत पाटिल की तरह ही सुव्यवस्थित ढंग से काम करने और पढ़ने का कारण इनमें से क्या नहीं है? उससे ईर्ष्या करना। ये नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग की पार्टी वाले दिन यशोधर बाबू का संध्या में अधिक समय लगाने का कारण हो सकता है। तो उसका सही उत्तर है, सही ऑप्शन है डी, पार्टी में आए मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना। पार्टी में आए मेहमानों के बीच स्वयं को असहज महसूस करना। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा था। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मन की एकाग्रता से। अगला प्रश्न, जूझ पाठ की लेखन शैली है। तो सही ऑप्शन है बी, आत्मकथात्मक। जूझ पाठ की लेखन शैली है आत्मकथात्मक। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया?
तो इसका सही उत्तर है अकेलापन उपयोगी है। सी ऑप्शन सही है, अकेलापन उपयोगी है। पेपर का खंड ब आप देख सकते हैं, जिसमें 40 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न है। पहले जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, जिसमें 3 में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, जो कि 6 अंक का है। 3 टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 3 में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है। दोस्तों, रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर रचनात्मक लेखन से संबंधित दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां, ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न करने हैं। 4 अंक के प्रश्न। कहानी के कथानक को नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना, पात्रों के मनोभावों एवं मानसिक द्वंद्वों की नाटकीय प्रस्तुति करना, नए लिखे संवादों का कहानी के मूल संवादों से मेल खाना। कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं। अगला, रेडियो नाटक किसे कहा जाता है और आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रेडियो नाटक रेडियो से प्रसारित किया जाने वाला नाटक होता है। महत्व, मनोरंजन का सस्ता सुलभ शाश्वत माध्यम होना, नेत्रहीनों के लिए मनोरंजन का प्रमुख स्तंभ होना, साक्षर निरक्षर सभी के लिए उपयोगी होना, कभी भी कहीं भी सुनना संभव होना। कोई भी 2-3 बिंदु लिख सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाया जा सकता है, कैसे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। विषय से जुड़े सार्थक सुसंगत विचारों को अलग लिखकर, विषय पर विभिन्न कोणों से विचार करके, मस्तिष्क में रूपरेखा बनाकर, विचारों को क्रमबद्ध लिखकर। कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न, नाटक में दृश्य की क्या भूमिका है। नाटक में दृश्य की क्या भूमिका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कथानक को आगे बढ़ाना, पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करना, अगले दृश्य के लिए भूमिका तैयार करना। कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं इस प्रकार। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के हैं। 6 अंक के प्रश्न का देखिए, टेलीविज़न माध्यम की किन्हीं 3 खूबियों अथवा 3 कमियों का उल्लेख कीजिए। यानी या तो 3 खूबी लिखनी है या फिर 3 कमियां, दोनों में से कोई एक चीज़। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। खूबियाँ, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम, साक्षर निरक्षर सभी के लिए उपयोगी, ब्रेकिंग न्यूज की व्यवस्था, घटना व कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की सुविधा, मनोरंजन व शिक्षा का प्रमुख साधन। कोई भी 3 बिंदु अपेक्षित हैं, लिख सकते हैं। यदि आप कमियां लिखना चाहें तो ये कमियां लिख सकते हैं। मानक भाषा का अभाव, निष्पक्षता, संदिग्ध, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, विज्ञापनों की भरमार, नेत्रहीनों के लिए अनुपयोगी यानी उपयोगी नहीं। कोई भी 3 बिंदु लिख सकते हैं, या तो खूबी लिखें या कमियां, जैसा कि प्रश्न किया गया है। अगला, पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बीट ज्ञान एवं रुचि के आधार पर संवाददाताओं के मध्य कार्य का विभाजन बीट कहलाता है। अंतर, बीट रिपोर्टिंग में रिपोर्टर द्वारा क्षेत्र विशेष की जानकारी तथा रुचि के आधार पर केवल सामान्य खबर लिखी जाती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, बीट रिपोर्टर द्वारा शेयर बाजार से जुड़ी
खबर केवल शेयर बाजार में भारी गिरावट लिखकर प्रस्तुत करना, जबकि विशेषीकृत द्वारा उसके कारणों का विशेष लेखन करके रिपोर्ट देना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, आलेख किसे कहते हैं? अच्छे आलेख की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आलेख समसामयिक घटनाओं पर लिखे गए लेख आलेख कहलाते हैं। विशेषताएं, संपादकीय पृष्ठ पर स्थान पाता है, सटीक सूचनाओं, नवीनता एवं ताजगी का होना, विचारों में स्पष्टता, बोधगम्यता होना, भाषा शैली में सरलता एवं रोचकता होना। कोई भी 2-3 बिंदु लिख सकते हैं इस तरह से। अगला पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, आत्मपरिचय कविता के आधार पर इस कथन का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पंक्ति में विरोधाभास है, शीतलता और आग में मेल नहीं। कवि की वाणी शीतल, मधुर, कोमल, किंतु मन में विद्रोह, आक्रोश, असंतोष के भाव की प्रबलता है। वर्तमान समाज व्यवस्था से असंतुष्टि का भाव झलकता है। कवि की वाणी की कोमलता में भी हृदय का आक्रोश है। जग के प्रति विद्रोह की भावना होने पर भी वाणी की शीतलता। इस तरह से कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कविता के बहाने के आधार पर बताइए कि सब घर एक कर देने के माने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सीमा का बंधन समाप्त, सभी को एक समान समझना, बच्चों के संदर्भ में अपने पराये का भाव नहीं, धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद नहीं, केवल स्नेह, वात्सल्य, अपनेपन की आकांक्षा भावना। कविता के संदर्भ में शब्दों का खेल, कोई बंधन लागू नहीं, किसी एक वाद, सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं, उद्देश्य समाज में एकता स्थापित करना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के आधार पर लिखिए कि युद्ध भूमि में राम के खेमे का माहौल शोकग्रस्त क्यों था। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने पर वहाँ का माहौल कैसा और क्यों हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। शोकग्रस्त होने का कारण युद्ध भूमि में शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण का मूर्छित होना एवं मूर्छित भाई को देख राम जी का मानवीय प्रलाप एवं व्याकुल होना, बेचैन होना। संजीवनी बूटी के साथ हनुमान के आगमन से वातावरण सजीव हो उठा, करुण रस में एक तरह से वीर रस का संचार होने लगा, खुशी की लहर दौड़ गई, लक्ष्मण के स्वस्थ होने की आशा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 11वां, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, पतंग कविता में पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं कथन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। वे शब्द पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। पतंग के साथ बच्चों की कल्पना की उड़ान दिखाई गई है। पतंग का यानी बच्चे भी पतंग के साथ अपनी कल्पना कर रहे हैं, कल्पनाओं से उड़ रहे हैं। पतंग का आकाश में इठलाते हुए चक्कर काटना, बाल मन का भी हिलोर लेना। बच्चे भी मन से आसमान में उड़ रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत, मन में मस्ती, उल्लास और उमंग का संचार होना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बादल राग कविता से ली गई पंक्ति असन पात से सापित उन्नत सत्सत वीर का आशय स्पष्ट करते हुए लिखिए कि इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पंक्ति का आशय है, बिजली गिरने से ऊंचे पर्वत घायल हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति से पूंजीपति यानी शोषक वर्ग की प्रभुसत्ता का अंत हो जाता है। संकेत पूंजीपति
शोषण या धनी वर्ग की ओर संकेत किया गया है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में रस का अक्षय पात्र कथन के आलोक में रचना धर्मिता की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। रचनाक्रम के अक्षय पात्र का सदैव भरा रहना, बांटने पर भी खत्म ना होना, रचना का कालजयी अर्थात सदैव प्रासंगिक रहना, चिरकाल तक आनंद प्रदान करते रहना। कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न 12, जिसमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, जो कि 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के 2 प्रश्न। पहला, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाजारूपन को बढ़ाने वाले अर्थात कपट बढ़ाने वाले, परस्पर सद्भाव घटाने वाले, आवश्यकताओं के आदान प्रदान के स्थान पर शोषण करने वाले, कपट के सफल होने तथा निष्कपट के शिकार होने वाले, ग्राहक व बेचक का एक दूसरे को ठगने की घात में रहने वाले, एक की हानि में दूसरे का लाभ देखने वाले, एक की हानि में दूसरे का लाभ देखने वाले बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा गया है। दूसरा प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव को व्यक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में लोक कलाकारों और पहलवानों को राज्याश्रय यानी राज्य का आश्रय व संरक्षण प्राप्त था। शाही खर्चे पर जीवन यापन, नई व्यवस्था में इन्हें अनावश्यक मानकर नकार दिया गया। दंगल का स्थान घोड़े की रेस को देना, लोक कलाकारों का आर्थिक कठिनाइयों से जूझना तथा निराश्रित होना, विदेशी खेलों और कलाओं को प्रोत्साहित करना। कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर दास्ता को केवल कानूनी पराधीनता क्यों नहीं मानते, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। दास्ता की व्यापक परिभाषा किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता ना देना, व्यक्ति को पराधीनता में जकड़कर रखना, कुछ व्यक्तियों का दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों के पालन हेतु विवश होना, कुछ व्यक्तियों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाने की व्यवस्था। कोई भी 3 बिंदु लिख सकते हैं इस प्रकार। अगला प्रश्न 13वां, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न का पाठ के आधार पर लिखिए कि भक्तिन कौन से बड़े लाट से भी लड़ने को तैयार है और इसका क्या कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। बड़े लाट यानी अंग्रेजी शासन के क्रूर अधिकारी। कारण, अंग्रेजी कानून के तहत महादेवी वर्मा जी के जेल प्रवास के समय भक्तिन को उनसे विलग करना यानी अलग करना, नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय मानना, लेखिका के साथ जेल न जा सकने की संभावना से अपमानित महसूस करना। कोई भी एक कारण लिखा जा सकता है और बड़े लाट का मतलब है अंग्रेजी शासन के क्रूर अधिकारी। अगला प्रश्न, मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक जीजी के विचारों से सहमत क्यों नहीं था? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आर्य समाजी संस्कारों के कारण अंधविश्वासों का विरोध करना, चारों ओर पानी की इतनी कमी होने पर भी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा गया पीने का पानी बाल्टी भर भर कर इंद्रसेना पर फेंकना, पानी की निर्मम बर्बादी मानना, इसे पाखंड और अंधविश्वास मानना। कोई भी 2 बिंदु अपेक्षित हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, शीरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक जीवन का सत्य किसे और क्यों मानता है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जीवन का सत्य जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मृत्यु कारण अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। वृद्धावस्था में मृत्यु से किसी का भी बचना असंभव है। प्रत्येक जीव का काल का ग्रास बनना अनिवार्य है। कोई भी 2-3 बिंदु अपेक्षित हैं लिखना, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जिसमें वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्न है।
तीन में से कोई भी दो प्रश्न, दो दो अंक के दो प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न संख्या का कौन कौन से ऐसे काम थे जो यशोधर बाबू को किसंदा से विरासत में मिले थे, कि नहीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑफिस से चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करना। दूसरा, रोज मंदिर जाना, संध्या पूजन करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना। तीसरा, अपने अधीनस्थों से दूरी बनाए रखना। चौथा, कार्यालय में तय समय से अधिक बैठना। घर में होली गवाना। जन्यों पुण्यों के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना। रामलीला के अभ्यास हेतु क्वार्टर का एक कमरा दे देना। इनमें से कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि दत्ताजी राव ने लेखक की पढ़ाई जारी रखने हेतु किस प्रकार प्रयास किया। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक के पिता को बहाने से अपने पास बुलाना, उन्हें खरी खोटी सुनाकर सीधे रास्ते पर लाना, समझाना, साम दाम दंड भेद द्वारा अपनी बात मनवाना, पिता के प्रत्येक तर्क को काटना, पिता से वचन लेना। कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस तरह। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में घूमते हुए लेखक को किसकी याद आ गई और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई लेखक को। कारण, दोनों की वास्तुकला में समानता का होना। दूसरा बिंदु, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा और सूनापन। तो इस तरह से कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। तो यह था दोस्तों CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी क्लास 12th का पेपर सेट 1। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।